हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम लोग क्लास 11th का NCERT बुक है, अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण का संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन आंसर पे। अध्याय 2 है जीव जगत का वर्गीकरण, अभ्यास प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास, जीवों के वर्गीकरण की पद्धतियाँ, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स। अरस्तु ने जीवधारियों को दो समूहों, जंतुओं एवं वनस्पतियों में विभाजित किया। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में द्विजगत पद्धति प्रस्तुत की। जंतु जगत में एक कोशिकीय प्रोटोजोआ एवं बहुकोशिकीय जंतुओं को तथा पादप जगत में हरे पौधे, मॉस, समुद्री घास पात, मशरूम, लाइकेन, कवक, जीवाणु आदि को रखा गया। द्विजगत पद्धति में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को एक साथ रखा गया है। फिर इस वर्गीकरण में हरे पादपों एवं कवकों को एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों को तथा प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी जीवों को एक साथ रखा गया है। यूग्लिना, क्लैमाइडोमोनस, माइकोप्लाज्मा आदि को कुछ वैज्ञानिक जंतु जगत में और कुछ पादप जगत में वर्गीकृत करते हैं। इसलिए जीव वैज्ञानिक हिकल 1886 में जीव वैज्ञानिक हिकल ने तीसरे जगत प्रोटिस्टा का प्रस्ताव रखा। फिर आगे देखिए क्या हुआ। इसमें जीवाणुओं, कवक, शैवाल तथा प्रोटोजोआ को सम्मिलित किया गया। आगे है, R.H. हिटेकर ने 2 और 3 जगत वाले वर्गीकरण की कमियों को दूर करने के लिए 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव किया। जीवधारियों को 5 जगत कौन कौन सा है? पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी, चौथा है फंजाई तथा पांचवा है एनिमेलिया में वर्गीकृत किया। अब देखिए, यह वर्गीकरण कोशिका के प्रकार, कोशिकीय या शारीरिक संगठन, कोशिका भित्ति, पोषण, प्रचलन, पारिस्थितिक भूमिका, जनन एवं जातिवृत्तीय संबंधों पर आधारित है। ओके, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखें। क है परपोषी बैक्टीरिया और ख है यहाँ पे आद्य बैक्टीरिया। तो पहले हम लोग क का उत्तर देखेंगे, किसके बारे में? तो परपोषी बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। ये प्रकृति में बहुतायत में पाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर अपघटक डिकम्पोजर्स होते हैं। ये मृत जीवी होते हैं। ये पौधों और जंतुओं के मृत शरीर पर आक्रमण करके उनके जटिल यौगिकों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। फिर देखिए, इसके फलस्वरूप खनिज तत्वों का पुनः चक्रीकरण होता रहता है। अनेक परपोषी बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं। ये परजीवी होते हैं। इनसे मनुष्य में तपेदिक यानी कि बुखार, जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो उस टाइप को तपेदिक कहते हैं। निमोनिया, टाइफॉइड, हैजा, पेचिस, कुष्ठ रोग, सिफिलिस आदि रोग हो जाते हैं। अनेक मृतजीवी हानिकारक जीवाणु खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं। संक्रमित खाद्य पदार्थों में खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं इसका ख पे, आद्य बैक्टीरिया के बारे में।
अर्च बैक्टीरिया। ओके, तो देखिए ये क्या होता है। तो आद्य बैक्टीरिया ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। अत्यंत विषम परिस्थिति कहने का मतलब अत्यंत लवणीय क्षेत्र, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हेलोफी कहते हैं। गर्म झरने के जल स्रोतों, इसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, थर्मोएसिडोफिलस। एवं कच्छ क्षेत्र को क्या कहते हैं, मैथेनोजेन में पाए जाते हैं। आदि बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। अब यहाँ पे आगे है, मेथेनोजेन अनेक रूमिनेंट यानी कि जुगाली करने वाले पशुओं जैसे गाय एवं भैंस। आप लोग देखते होंगे गाय और भैंस जब घास खाती है तो एक बार खा के बहुत जल्दी खा के निगल जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पे जब उसका माउथ रहता है और दांत रहता है, फिर वो चबाते रहती है, लेकिन उसके मुंह में कुछ भी नहीं होता है। ओके, उसी को कहते हैं जुगाली करना। फिर देखिए आगे, गाय एवं भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन यानी कि जैव गैस या बायोगैस, मीथेन गैस को क्या क्या कहते हैं, तो जैव गैस या बायोगैस भी कहते हैं, का उत्पादन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, डायएटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं। उत्तर हो जाएगा, डायएटम की कोशिका भित्ति दो अविच्छादित कवच बनाती है। कोशिका भित्ति में सिलिका पाया जाता है। मृत डायटम के अवशेष डायटमी मृदा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, शैवाल पुष्पन, एल्गल ब्लूम तथा लाल तरंगे रेड टाइड्स क्या दर्शाती है। तो हम लोग दोनों के बारे में जानने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखिए, शैवाल पुष्पन जलाशयों में पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा के कारण शैवालों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि को शैवाल पुष्पन कहते हैं। यह जलाशय के अन्य छोटे जंतुओं के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि रात्रि में ऑक्सीजन की कमी होने से जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए हम लोग लाल तरंगे के बारे में जानते हैं कि लाल तरंग क्या है। लाल तरंगे अधिकतर लाल डायनोफ्लैजिलेट में तेजी से जनन के कारण संख्या में वृद्धि होती है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखाई देने लगता है। इसे लाल तरंग कहते हैं। लेक्चर वाले वीडियो में मैं आपको बताई थी, अध्याय वाले वीडियो में आप लोग उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वायरस से विरोइड कैसे भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे उत्तर है वायरस, यहाँ पे विरोइड। वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी तथा ये तंबाकू के मोज़ेक रोग से पहचाने गए थे, और विरोइड की खोज टी.ओ. डाइनर ने की थी तथा ये आलू के स्पिंडल ट्यूबर रोग से पहचाने गए थे। अब देखिए, वायरस का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है और विरोइड का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। वायरस ये अकोशिकीय जीवित कण हैं। इनके चारों ओर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। किसके बाहर, तो वायरस के बाहर। ठीक है। अब देखिए, विरोइड ये वायरस से छोटे होते हैं। इनके चारों ओर प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है आप लोगों के पास। प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका 4 पूछ रहा है, तो 4 हम किए हैं संक्षिप्त वर्णन। तो आइए पहले प्रोटोजोआ के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, प्रोटोजोआ जंतु, इसे इंग्लिश में प्रोटोजोन्स कहते हैं। ये जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले यूकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शीय परपोषी सरलतम जंतु है। ये एक कोशिकीय होते हैं। कोशिका में समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। ये परपोषी होते हैं। कुछ प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। इन्हें
4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। यहाँ पे अमीबीय प्रोटोजोआ, एमोबिक प्रोटोजोआ। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये स्वच्छ जलीय या समुद्री होते हैं। कुछ नम मृदा में भी पाए जाते हैं। समुद्री प्रकार के अमीबीय प्रोटोजोआ की सतह पर सिलिका का कवच होता है। ये कूटपाद यानी कि पेस्ट्यूपोडिया की सहायता से प्रचलन तथा पोषण करते हैं। एंट अमीबा जैसे कुछ अमीबीय प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। मनुष्य में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण अमीबीय पेचिश रोग होता है। किसके कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण अमीबीय पेचिश रोग होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे ख है कसाभी प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वतंत्र अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर रक्षात्मक आवरण पेलिकल होता है। प्रचलन तथा पोषण में कसाभ यानी कि फ्लैजिला सहायक होता है। फिर देखिए ट्रिपैनोसोमा परजीवी से निंद्रा रोग होता है और लिस्मानिया से कालाजार रोग होता है। याद रखेंगे आप लोग कि ट्रिपैनोसोमा है जो कि एक परजीवी है और उसे क्या होता है तो निंद्रा रोग होता है और लिस्मानिया से कालाजार रोग होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग क्या है? पश्माभी प्रोटोजोआ, क्लिएट प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य जलीय होते हैं एवं इनमें अत्यधिक पश्माभ को इंग्लिश में सीलिया कहते हैं तो वो पाया जाता है। शरीर दृढ़ पेलिकल से घिरा होता है। इनमें अस्थायी कोशिका मुख यानी कि साइटोम व कोशिका गुद साइटोपेज पाई जाती है। पश्माभों में लयबद्ध गति के कारण भोजन कोशिका मुख में पहुंचता है। उदाहरण पैरामीशियम। अब देखिए यहाँ पे 4 है जो कि घ है। यहाँ पे अस्पोरोजोआ प्रोटोजोआ। ओके, तो ये अंतः परजीवी होते हैं। इनमें प्रचलनांग यानी कि प्रचलन अंग का अभाव होता है। कोशिका पर पेलिकल का आवरण होता है। इनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणुओं का निर्माण होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण कुछ दशक पूर्व होने वाले मलेरिया रोग से मानव आबादी पर कुप्रभाव पड़ता था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ गए हैं कि पादप स्वपोषी है। क्या आप ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पादप स्वपोषी यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें पर्णहरित पाया जाता है यानी कि क्लोरोफिल, सौर प्रकाश तथा यानी कि सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कुछ पौधों पर पोषी होते हैं। ये परजीवी, मृतजीवी, सहजीवी या कीटभक्षी भी हो सकते हैं या होते हैं। फिर देखिए परजीवी पौधे, पैरासिटिक प्लांट्स, ये पूर्ण आंशिक परजीवी होते हैं। कुछ परपोषित पादपों के नाम अमरबेलकस क्यूटा, रेफ्लिसिया, गठवा और बेंच पूर्ण परजीवी होते हैं। फिर देखिए अस्प्लेक्नम, नियोसिया मृतपोषी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सेवलांश तथा कवकांश शब्दों से क्या पता लगता है? तो इसको आपको ध्यान से देखना है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन होता है, सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो उत्तर हो जाएगा लाइकेन सहजीवी पादप होते हैं जो शैवाल तथा कवक के परस्पर सहयोग से बनते हैं। सेवलांश लाइकेन के शैवाल घटक है।
यह लाइकेन का स्वपोषी भाग है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। और अब देखिए कवकांश। कवकांश के बारे में हम लोग जानते हैं। कवकांश लाइकेन में कवक घटक है। यह परपोषी भाग है जो शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है और खनिज लवण तथा जल का अवशोषण करता है। अब देखिए यहाँ पे 9 क्या है, कवक यानी कि फंजाई जगत के वर्गों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित बिंदुओं पर करो। क है यहाँ पे पोषण की विधि और ख है जनन की विधि। तो आइए हम लोग जानते हैं पहले पोषण की विधि द्वारा। देखिए गुण है पोषण की विधि द्वारा कवक फंजाई जगत का विवरण। पहला है फाइकोमाइसिटीज, यह अविकल्पी परजीवी होते हैं। फिर देखिए सेकेंड है जनन। जनन का बाद में बताएंगे, पहले पोषण के बारे में जान लीजिए। फिर है एस्कोमाइसिटीज, यह मृतजीवी अपघटक परजीवी अथवा समलरागी। समलरागी कहने का मतलब है यानी पशु विष्ठा पर उगने वाले होते हैं, यानी कि जैसे हो गया गाय का गोबर या कुछ अपघटक टाइप का उर्वरक खाद उस टाइप पर उगता है। फिर देखिए 3 है बेसिडियोमाइसिटीज, मृतजीवी होते हैं किंतु परजीवी भी होते हैं। अब यहाँ पे 4 है ड्यूटीरोमाइसिटीज, मृतजीवी या परजीवी होते हैं। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं जनन के तरफ। गुण जनन विधि द्वारा कवक या फंजाई जगत का विवरण। इसमें आपको अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों मिलेगा। तो पहले हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में जान लेते हैं। फाइकोमाइसिटीज अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये क्वेश्चन का आंसर हमें बनाने में बहुत टाइम लगा है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। सेकेंड है एस्कोमाइसिटीज, अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा होता है। कोनिडिया जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडियम धर कहते हैं। कोनिडिया किसे कहते हैं? ये एक प्रकार का विशिष्ट कवक जाल होता है और जिसे कोनिडियम धर कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 है बेसिडियोमाइसिटीज, अलैंगिक जनन में प्रायः बीजाणु नहीं बनते। फिर 4 है ड्यूटीरियोमाइसिटीज, अलैंगिक बीजाणुओं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं से जनन करते हैं। इनके कवक जाल पटीय तथा शाखित होते हैं। अब इसका गुण जान लेते हैं। लैंगिक जनन। ओके, जनन विधि द्वारा कवक फंजाई जगत का विवरण। अब ये सब लैंगिक जनन भी कुछ कुछ करते हैं, कुछ कुछ नहीं भी करते हैं। तो पहला देखिए फाइकोमाइसिटीज, लैंगिक जनन समयुग्मकी अथवा असमयुग्मकी अथवा यहाँ पे विषम युग्मकी। देखिए असम युग्मकी लिखिए या विषम युग्मकी लिखिए, बात तो बराबर है। अब फिर है यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज, लैंगिक जनन एस्कोकॉर्प के द्वारा होता है। फिर 3 है यहाँ पे बेसिडियोमाइसिटीज, लैंगिक जनन काई कोशिकाओं में प्लाज्मोगेमी के द्वारा होता है। बेसिडियम बीजाणु अगुणित होते हैं जो द्विगुणित बेसिडियम से बनते हैं। यहाँ पे 4 है अब ड्यूटीरोमाइसिटीज, ये प्रायः अपूर्ण कवक होते हैं, मतलब कि इसका कोई आकार या आकृति निश्चित नहीं है, ये अपूर्ण कवक होते हैं, अतः लैंगिक जनन ज्ञात नहीं है। यानी कि समझे तो ये लैंगिक जनन नहीं करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों के पास। यूग्लिनोइड के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूग्लिनोइड के चारित्रिक लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूग्लिनोइड्स। देखिए यहाँ पे लक्षण यहाँ पे दिया गया है। अधिकांश स्वच्छ स्थिर जल स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फिर सेकेंड है यहाँ पे इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। 3 है कोशिका भित्ति के स्थान पर रक्षात्मक प्रोटीन युक्त लचीला आवरण पेलिकल पाया जाता है। 4 है यहाँ पे इनमें 2 कासाव फ्लैजिला होते हैं।
एक छोटा तथा दूसरा बड़ा कासाव। 5 है, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और यहाँ पे 6 है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन निर्माण कर लेते हैं और प्रकाश के अभाव में जंतुओं की भांति सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं, अर्थात कहने का अभिप्राय परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरण यूग्लिना। ओके, इनकी खास बात है कि सूर्य के प्रकाश से भी ये अपना भोजन कर लेते हैं और जब सूर्य के प्रकाश नहीं रहता है यानी कि उसके एब्सेंट अनुपस्थिति में ये किसी जीवों का यानी कि सूक्ष्म जीवों का भक्षण भी कर लेते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों से ही अपना भोजन की प्राप्ति करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। संरचना तथा आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति के संदर्भ में वायरस का संक्षिप्त विवरण दो। वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम भी लिखो। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये अकोशिकीय सजीव संरचनाएं हैं। ये जीवित कोशिकाओं को संक्रमित करके पोषक कोशिकाओं की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करके अपनी प्रतिकृति बनाते हैं, अर्थात जनन करते हैं। वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन्स से बने होते हैं। किससे? तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। इनमें डीएनए या आरएनए आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए चारों ओर से प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है। किसी भी वायरस में डीएनए तथा आरएनए दोनों नहीं पाए जाते हैं। ये आप लोग को स्मरणीय तथ्य ध्यान में रखना है कि किसी भी वायरस में डीएनए तथा आरएनए दोनों नहीं पाए जाते हैं। वायरस में पाए जाने वाला डीएनए या आरएनए आनुवंशिक होता है। फिर देखिए वायरस से होने वाले रोग, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। 4 रोग क्रमशः, पहला है मनुष्य में एड्स, दूसरा है हेपेटाइटिस, तीसरा है चेचक तथा चौथा है इन्फ्लुएंजा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अपनी कक्षा में इस शीर्षक क्या वायरस सजीव है अथवा निर्जीव पर चर्चा करें। तो मेरा क्लास तो यही है, हम यहाँ पर चर्चा कर देते हैं शॉर्ट में। चूंकि हम जानते हैं कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है क्योंकि यह जीव द्रव्य का छोटा सा गुण मात्र का होता है। तो जब यह प्रतिकूल वातावरण में आता है तो निर्जीव कहलाता है। जब यह जीव के शरीर में पहुंचते ही अपनी संख्या में वृद्धि कर सजीव का लक्षण दिखाने लगता है। कहने का अभिप्राय, वायरस जब प्रतिकूल वातावरण में रहता है यानी कि किसी जीव शरीर के आसपास नहीं रहता है तो वो निर्जीव कहलाता है, और जब किसी जीव शरीर के आसपास या संपर्क में आता है तो वो क्या करता है, तो ये सजीवों का लक्षण दिखाने लगता है और जीव शरीर में प्रवेश कर अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है। यहाँ पे एक उदाहरण है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है? ये निर्जीव है, लेकिन जब जीव शरीर में प्रवेश करता है तो ये अपनी संख्या में वृद्धि कर, अपने आकार को वृद्धि कर ये दूसरा आकार, दूसरा स्टेज धर लेता है। ओके, और श्वसन तंत्र में जाकर श्वसन तंत्र को बाधित करता है जिससे लोगों को बीमारी होती है। आइए अब हम लोग चलते हैं, कुछ बुक का है पार्ट जो कि इस वीडियो में हम करा देते हैं आप लोगों को। देखिए क्या चीज का तालिका है। 5 जीव जगत के लक्षण है, फिर 5 जगत है। लक्षण 5 जगत: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। कोशिका प्रकार कौन कौन सा है? मोनेरा का प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा का यूकैरियोटिक, फंजाई का भी यूकैरियोटिक और प्लांटी का यूकैरियोटिक और एनिमिलिया का भी यूकैरियोटिक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कोशिका भित्ति। मोनेरा में अकोशिक बहुसर्कराइड प्लस एमिनो अम्ल
से बना होता है और प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होता है कोशिका भित्ति। फिर देखिए कोशिका भित्ति फंजाई में उपस्थित सेल्यूलोज रहित होता है, यानी कि सेल्यूलोज का अभाव होता है। और देखिए कोशिका भित्ति प्लांटी जगत में प्लांटी जगत में उपस्थित सेल्यूलोज सहित इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। और देखिए कोशिका भित्ति एनीमिलिया में अनुपस्थित रहता है, यानी कि नहीं पाया जाता है सेल वॉल। फिर देखिए केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है। देख लेते हैं किस में है। केंद्रक झिल्ली मोनेरा में अनुपस्थित रहता है, प्रोटिस्टा में उपस्थित है और फंजाई में भी उपस्थित है। प्लांटी में भी केंद्रक झिल्ली पाया जाता है और एनीमेलिया में भी पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग काय संरचना। मोनेरा जगत में कोशिकीय, प्रोटिस्टा में भी कोशिकीय, फंजाई में बहुकोशिकीय अदृढ़ ऊतक और प्लांटी में काय संरचना ऊतक या अंग और एनीमेलिया में ऊतक या अंग या अंग तंत्र। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं पोषण की विधि। मोनेरा में स्वपोषी, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी होते हैं। और प्रोटिस्टा में स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी होते हैं। और फंजाई में पोषण की विधि परपोषी या मृतपोषी एवं परजीवी होता है। और प्लांटी में पोषण की विधि स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी होता है। और एनीमेलिया में पोषण की विधि परपोषी, प्राणी संभोजी और मृतपोषी इत्यादि होते हैं। और प्रजनन की विधि हम लोग देखते हैं मोनेरा में तो संयुग्मक होता है और प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन एवं संयुग्मन। और फंजाई में प्रजनन की विधि निषेचन द्वारा होता है और प्लांटी में भी निषेचन के द्वारा और एनीमेलिया में भी प्रजनन की विधि निषेचन के द्वारा होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे विभिन्न आकार के बैक्टीरिया। कोकाई इस टाइप का होता है, बेसिलाई इस टाइप का होता है और ये जो गोल वाला है इसे बीजाणु कहते हैं। और ये अस्पाइरिला है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये जो इस टाइप का निकला हुआ है इसे अस्पाइरिला कहते हैं। और जो यहाँ पे ये है ये कासाव है और ये विब्रियो है। ओके, तो ये विभिन्न आकार के बैक्टीरिया हैं। और यहाँ पे देखिए टोबैको मोजैक वायरस एंटमीबी, यानी कि ये कैंसर के पत्तियों से पाया गया था ये टोबैको का। और देखिए ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये RNA है और ये जो पूरा ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये कैप्सिड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब है यहाँ पे जीवाणु भोजी। इसको देख लेते हैं, ये इसका शीर्ष है और ये जो पार्ट है ये कॉलर है और ये आच्छाद्य है और ये यहाँ पे इसका तंतु है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। पाठ का व्याख्या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसका क्वेश्चन आंसर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।